हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से 15th सेंचुरी तक पढ़ लिया था और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, 15th सेंचुरी के बाद का जो समय है उसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। 15th सेंचुरी यानी 1500 के बाद से लेकर 1660 का जो समय है, यानी 1500 to 1660 तक का जो पीरियड है उसको हम द रेनेसा के नाम से जानते हैं। द रेनेसा। फ्रेंड्स, रेनेसा की एक और स्पेलिंग है जिसमें डबल एस ना होके SCENCE है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें डबल एस है और इसमें SC है। दोनों ही बिल्कुल सही है। तो 1500 to 1660 का जो समय है फ्रेंड्स, इसे हम द रेनेसा के नाम से जानते हैं और आज हम रेनेसा के बारे में ही डिटेल स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में रेनेसा है क्या। तो इस पर्टिकुलर रेनेसा का जो समय है इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था और इसकी 3 सब कैटेगरी थी, सब डिवीज़न था इसका। पहला है प्रिपरेशन, यानी रेनेसा का प्रिपरेशन या डॉन। नंबर फर्स्ट डॉन, और ये आया फ्रेंड्स 1500 to 1558 तक। क्लियर फ्रेंड्स? 1500 to 1558 तक के समय को रेनेसा का प्रिपरेशन समय या डॉन कहा जाता है, यानी रेनेसा का उदय या रेनेसा का शुरुआत। इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम डिटेल स्टडी करते हैं रेनेसा की। तो फ्रेंड्स, रेनेसा है क्या? एक्चुअल में एक फ्रेंच वर्ड है जो लैटिन से ड्राइव हुआ है। फ्रेंच वर्ड लैटिन से ड्राइव हुआ है और फ्रेंड्स, लैटिन में एक वर्ड है जो रेनासेंसिया। ये एक फ्रेंच वर्ड है और लैटिन में ड्राइव हुआ है। तो लैटिन का ये वर्ड फ्रेंच सेंसिया है, लिख लेते हैं। सॉरी, फ्रेंच सेंसिया नहीं, रेनासेंसिया। रेनासेंसिया रेनासेंसिया। इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स, रीबर्थ। इसकी मीनिंग है रीबर्थ। रीबर्थ यानी पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? फिर से जीवित करना या पुनर्जीवित, किसी चीज का पुनर्जागरण या पुनर्जीवन। तो किन चीजों का पुनर्जागरण हुआ, यानी पुनर्जीवित किन चीजों को किया गया, इसको आज हम अभी बताएंगे। एक्चुअल में एक फ्रेंच हिस्टोरियन थे जूल मिसले।
फ्रेंड्स, इनके नाम के स्पेलिंग को जरूर याद रखिए, क्योंकि इसमें जो ये टी है वो साइलेंट है, और इसमें जूल्स इसको मत पढ़िए, ये जूल है, जूल मिसले, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है मिसले। इसमें जो टी है वो साइलेंट है, और ये एक फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच हिस्टोरियन थे, यानी फ्रांस के इतिहासकार थे, और इनका नाम था जूल्स मिसले। इन्होंने एक बुक लिखा, क्या नाम था उस बुक का, जान लेते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं। हिस्टोरी डी फ्रांस, हिस्टोरी डी फ्रांस, जिसका अर्थ है हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। ये फ्रेंच में इसका नाम है, और इसका जो इंग्लिश नेम होगा वो हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस का इतिहास। और इस बुक में, ये जो बुक इन्होंने लिखी हिस्टोरी डी फ्रांस, इस बुक में जूल्स मिसले ने पहली बार रेनेसा शब्द को यूज किया एंड डिफाइन किया। Jules Michelet was the first historian to use and define the word Renaissance. Clear friends? अब जान लेते हैं कि ये जो रेनेसा है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत है, यानी रेनेसा की जो शुरुआत है वो इटली से हुई। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये इटली में रेनेसा आया, एंड देन स्प्रेडिंग अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप इन द 14th and 15th and 16th सेंचुरी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत इटली से हुई, और उसके बाद 14th, 15th and 16th सेंचुरी तक ये पूरे वेस्टर्न यूरोप में फैल गया पुनर्जागरण। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, रेनेसा की स्टार्टिंग कहाँ से कैसे हुई। एक्चुअली में 1453 में एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ। कौन सी इवेंट हुई? एंड फ्रेंड्स, ये जो इवेंट हुई, उसी इवेंट के बाद से रेनेसा की उत्पत्ति मानी जाती है, जो इटली में स्टार्ट हुई। तो ये इवेंट्स हुई थी 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल जो था वहाँ पे ये इवेंट्स हुई। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ये कैप्चर्ड बाय टर्क्स, ये तुर्कों द्वारा कैप्चर्ड कर लिया गया। कैप्चर्ड बाय टर्क्स जिसको कहेंगे, हिंदी में तुर्क्स या इंग्लिश में टर्क्स पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस घटना को क्यों मानते हैं कि इसके बाद से जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत हुई? तो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ये ईस्टर्न स्कॉलर का गढ़ था, लेकिन जब टर्क्स का आक्रमण हुआ और टर्क्स द्वारा इसको कैप्चर कर लिया गया, तो जो ईस्टर्न स्कॉलर थे वो वहाँ से भाग के इटली चले गए। तो इस तरह से जो आर्ट एंड लिटरेचर थी एंड जो कल्चर थी वो इटली पहुंच गई, और इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। पुनर्जागरण पहले इटली में आया, फिर फ्रांस में, और धीरे धीरे 1485 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो इस तरह से पुनर्जागरण की शुरुआत हो गई। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात आती है कि अगर पुनर्जागरण हुआ तो
किस चीज का पुनर्जागरण हुआ? तो अब हम आगे बात करते हैं कि किस चीज का पुनर्जागरण हुआ। जो रेनेसा में जो ग्रीक एंड रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन थी, उसी का रिवाइवल हुआ। यानी ग्रीक रोमन जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन थी, इसी कल्चर एंड सिविलाइजेशन का रिवाइवल हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आता है कि किस चीज का पुनर्जागरण था, तो पुनर्जागरण जो था वो ग्रीक रोमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का था। क्लियर फ्रेंड्स? साथ ही साथ फ्रेंड, इस पुनर्जागरण से रेनेसा के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हुए। तो रेनेसा के दो इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या थे, इनको जान लेते हैं। टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, इनको जान लेते हैं। तो पहला फैक्टर है इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म फ्रेंड्स, ये इंडिविजुअलिज्म क्या है? वैसे तो ये बहुत बड़ा, इंडिविजुअलिज्म अपने आप में ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा, लेकिन हम इसको सिंपल शब्दों में जान लेते हैं। एवरी मैन वॉज फ्री टू डू what he thinks. Every man was free to do what he thinks. इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का और उस काम को करना जो वो चाहता है, ये भाव इंडिविजुअलिज्म कहलाता है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि जो रेनेसा है, रेनेसा ने क्या इफेक्ट डाला। इससे पहले हम इसके सेकंड फैक्टर को समझ लेते हैं। सेकंड फैक्टर है ह्यूमैनिज्म। फ्रेंड्स, ये जो ह्यूमैनिज्म है, इसकी मीनिंग मानवतावादी नहीं है। एक्चुअल में इसकी जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ एंटीक्विटी। रेनेसा का जो ह्यूमनिज्म है, ये ह्यूमनिज्म वाज अ रिवाइवल इन द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंटीक्विटी। ये क्लासिकल एंटीक्विटी को रिवाइवल करता है। एंटीक्विटी मीन्स होता है प्राचीन वस्तुएं। स्टडी ऑफ एंटीक्विटी, प्राचीन वस्तुओं की स्टडी को में जो है इंटरेस्ट को रिवाइवल करता है। तो ये दोनों फैक्टर रेनेसा के हैं। अब हम रेनेसा के इफेक्ट को समझ लेते हैं। रेनेसा ने क्या इफेक्ट डाला और कौन कौन सी घटनाएं थी, इनको समझ लेते हैं। तो पहला है रिन्यूअल ऑफ
रिन्यूअल ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ न्यू बिलीव्स। जो नई विचारधारा थी उनका रिन्यूअल हुआ, यानी जो पुरानी विचारधारा थी, जो मिडिल एज की विचारधारा थी, उनका डिस्कार्ड हुआ और जो नई विचारधारा थी, न्यू बिलीव्स का रिवाइवल हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट है रिन्यूड इंटरेस्ट इन क्लासिकल एंटिक्विटी। क्लासिकल एंटिक्विटी, जो क्लासिकल एंटिक्विटी थी, जो क्लासिकल प्राचीन वस्तुएं थी, उनमें इंटरेस्ट आने लगा, यानी उनका रिन्यूअल हुआ, यानी क्लासिकल एंटिक्विटी में इंटरेस्ट जागा। नेक्स्ट जो इफेक्ट है कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन। कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, जो जो ट्रेड थे उनका विकास हुआ एंड विस्तार हुआ, औद्योगिक रिवॉल्यूशन हुआ। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, रेनेसां के बाद रेडिकल चेंज आया। किन किन चीजों में रेडिकल चेंज आया? रेडिकल चेंज आइडियाज ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंस, साइंस के साथ साथ आर्ट। फ्रेंड्स, पुनर्जागरण के बाद इन सभी विषयों में रेडिकल चेंज आया। आइडियाज ऑफ रिलीजन, यानी कि पुनर्जागरण के बाद धार्मिक विषयों के स्थान पर जो है धार्मिक विषय भी, उनमें भी नए नए आइडियाज आए और उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। पॉलिटिक्स, साइंस, आर्ट जैसे विषयों का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण के कारण ही आर्ट को प्रोत्साहन दिया गया और इसमें भी रेडिकल चेंज देखने को मिला। नेक्स्ट जो इफेक्ट है फेडरलिज्म, यानी कि सामंतवाद। इस सामंतवाद का अंत हुआ, यानी ये समाप्त हुआ। जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई और जो वहाँ का समाज था वो मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिससे राष्ट्रीयता की भावना विकसित होने लगी और शिक्षा के प्रचार प्रसार से विचारों को, नए आइडियाज़ को जन्म दिया, जिससे समाज में नवीन चेतना, जागृति का संचार हुआ। क्लियर फ्रेंड्स? साथ ही साथ रेनेसां में एक और बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। तो क्या रिवॉल्यूशन था? जब 1476 में विलियम कैक्सटन जो थे, विलियम कैक्सटन ने
प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया? प्रिंटिंग प्रेस किसने किया? विलियम कैक्सटन ने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, आविष्कार किया। इसके पहले जो बुक्स थी, जो बुक्स लिखी गई थी, वो सब पांडुलिपि से लिखी जाती, यानी हस्तलिखित थी। तब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। जो बुक्स लिखी जाती थी वो हस्तलिखित यानी हाथों से लिखी जाती थी। लेकिन जब 1467 में विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया तो उसके बाद से बुक्स प्रिंटेड आने लगी। तो फ्रेंड्स, कौन लेकर आया, यानी किसने इन्वेंशन की प्रिंटिंग प्रेस की? तो विलियम कैक्सटन ने। और फ्रेंड्स, अगर बात प्रिंटिंग प्रेस की हो रही है तो ये भी जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि जो सबसे पहली बुक थी, यानी सबसे पहली बुक कौन सी थी जो प्रिंट हुई? फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कौन सी थी, शायद आपको पता हो। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि वो जो बुक थी जो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुई, यानी पहली बुक थी जो प्रिंट हुई, उसका नाम था फर्स्ट प्रिंटेड बुक। जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी वो थॉमस मार्लो जो थॉमस मालोरी थे, इनकी बुक थी और उसका नाम था मार्ट डी अर्थर। उस बुक का नाम था मार्ट डी अर्थर और जो इसके लेखक थे वो थॉमस मैलोरी थे। थॉमस मैलोरी की ये बुक थी मार्ट डी अर्थर, जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक थी। फ्रेंड्स, अगर हम बात रेनेसा की कर रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं कि रेनेसा में कौन कौन से फेमस फिगर्स थे, या कौन कौन से फेमस ऑथर्स थे, या कौन कौन से फेमस आर्टिस्ट थे। तो हम उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि इन्हें भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ऑथर की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहे हैं और वो हैं, कौन से हैं? फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, इनको आप लोगों ने पढ़ा होगा। एमए में ये थे, एमए में हम लोगों ने इनको पढ़ा है। आई होप आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। और इनको एक टर्म दिया गया, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, सॉरी इंग्लिश एस्से, नॉट पोएट्री, एस्से। इंग्लिश एस्से, फादर ऑफ इंग्लिश एस्से फ्रांसिस बेकन को कहा गया। बात अगर फादर ऑफ इंग्लिश एस्से की करते हैं तो फादर ऑफ एस्से कौन था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश एस्से तो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, लेकिन फादर ऑफ एस्से किसे कहा जाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो फादर ऑफ एस्से थे वो थे
मॉन्टेन स्पेलिंग है MONTAIGNE, मॉन्टेन। और इनको फादर ऑफ एस्से कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? अगर बात करें इस एज के दूसरे फिगर की तो उनके नाम हैं फ्रेंड्स, ये जो मॉन्टेन थे ये एक नॉर्वेजियन ऑथर थे और इन्हीं मॉन्टेन को मॉडल मान के फ्रांसिस बेकन इन्हीं से प्रभावित थे और इन्हीं को मॉडल मान के उन्होंने एस्से लिखना शुरू किया था और उनको फादर ऑफ इंग्लिश एस्से कहा गया। क्लियर फ्रेंड्स? जो अदर प्रोमिनेंट फिगर थे यानी जो ऑथर्स थे वो हैं लियोनार्डो दा विंची।